अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट एसेज फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले ऐसे क्या होता है? अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब इसमें तीन चीजों पे फोकस किया जाए। पहली चीज क्या है? अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, मतलब आपने फोकस सारा का सारा रखना है शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। अब शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ 150 टू 200 वर्ड्स, नहीं। 150 से लेकर आप ये 5000 वर्ड्स तक की भी लिमिट हो सकती है किसी भी ऐसे की। अब इट डिपेंड्स कि उसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई हुई है। रिसर्च तो मिलियन ऑफ वर्ड्स की हुई हुई होगी, उसको आपने 5000 वर्ड्स के अंदर लेकर आना, इसलिए इसको शॉर्ट पीस कह रहे हैं। दूसरी चीज है राइटिंग। ये स्टोरी की तरह नहीं है जो ओरली याद की जा सके, इसको रिटर्न होना लाजमी है। और आखिरी चीज क्या है? अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट चूज कर लिया गया है उसी के ऊपर लिखा हुआ हो, ऐसा ना हो आपने एक ही ऐसे के अंदर काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ, नहीं। ऐसे जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है उसी टॉपिक को डिस्कस किया जाए और उसकी डोमेन से बाहर ना निकला जाए। अब इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। अ शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद अ सिंगल सब्जेक्ट। वही बात, फॉर्मल पीस, शॉर्ट राइटिंग और सिंगल सब्जेक्ट। इट इज टिपिकली रिटर्न टू ट्राई टू परसुएट द रीडर्स यूजिंग सिलेक्टेड रिसर्च एविडेंस। अब इसके अंदर एविडेंस किस तरह का होता है? रिसर्च एविडेंस के हमने ये कह दिया कोविड की वजह से एजुकेशन पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हमने कह दिया तो दूसरा बंदा क्यों मानेगा? हमने एविडेंस भी शो करना है साथ साथ कि ये बिफोर कोविड हालात है एजुकेशन के, अभी आफ्टर कोविड हालात है एजुकेशन के। हमने कोई ना कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है जब हम किसी ऐसे को लिख रहे हो या रीडर को परसुएट करने की ट्राई कर रहे हो, हमें कोई ना कोई इम्पैक्ट शो करना पड़ता है। अब हम हॉबी का बता रहे हैं तो हमें हॉबी के फायदों को हमने बता दिया कि ये फायदे होते हैं, लेकिन दूसरा बंदा क्यों मानेगा कि हॉबी के फायदे होते हैं? आपने एविडेंस शो करना है कि ये बंदा पहले मेंटली इसकी ये सिचुएशन थी, जैसे वो डिप्रेस रहता था, लेकिन अब हॉबी के बाद उसको एक मोटिवेशन मिल गई है एंड नाउ दे कैन वर्क ऑन इट और अपनी डिप्रेशन वाली लाइफ से वो जान छुड़ा चुके हैं। ये सिचुएशन के लिए हमने परसुएट किया एक रीडर को। अब एकेडमिक ऐसे क्योंकि हम लिख रहे हैं तो उसमें तीन हिस्से होते हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। An introduction that gives the reader an idea of what they are about to learn and presents an argument in the form of a thesis statement. अब thesis statement के बारे में हम broadly आगे जाके पढ़ते हैं। अब इसके तीन हिस्से होते हैं इंट्रोडक्शन के। किसी भी ऐसे का फर्स्ट हिस्सा जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन के मजीद तीन हिस्से होते हैं, हुक, ट्रांजिशन और थीसिस स्टेटमेंट। हुक्स आर ड्रामेटिक ओपनर्स, मतलब ऐसी लफ्ज पढ़ के, क्योंकि जब रीडर कहीं शॉप पे जाता है, मतलब पोटेंशियल रीडर, रीडर नहीं पोटेंशियल रीडर जब शॉप पे जाता है तो आपका ऐसे देख के वो क्यों आपका ऐसे पढ़ने लग जाएगा? ये पहली लाइन ही ऐसी होनी चाहिए आपकी, या ओपनिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए ऐसे कि वो रीडर के हाँ भी आगे क्या हो रहा है। ट्रांजिशन सेंटेंस क्या होता है? जो हुक से आपके थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर लेकर आता है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपका स्टांस होता है कि आप ये कह रहे हो कि यू आर विद इट और यू आर अगेंस्ट द टॉपिक, यू आर विद द टॉपिक। जैसे अगर हम ये डिस्कस करें एजुकेशन इम्पैक्ट्स टेररिज्म, तो ये आप इफ यू आर विद द टॉपिक एजुकेशन की वजह से टेररिज्म कम हो रहा है, या इफ यू आर अगेंस्ट द टॉपिक एजुकेशन और टेररिज्म का कोई लिंक ही नहीं है। दोनों सिचुएशन के ना आपने अपना स्टांस मजबूत करना होता है, और जो स्टांस आपने पिक कर लिया अपनी थीसिस स्टेटमेंट में, पूरा का पूरा ऐसे आपने उसी स्टांस को फॉलो करना है। अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, पीटीआई और पीएमएलएन के अंदर बेहतर कौन सी है? अब आपने चूज कर लिया पीटीआई को, तो आपने पीटीआई की स्टांस में रहना है कि पीटीआई क्यों बेहतर है। अगर आपने नून लीग को चूज किया है तो आपने उसमें रहना है कि वो क्यों बेहतर है। आपने ऐसा नहीं है कि दूसरे दूसरी साइड पे रहो, आप एक तरह से ऑपोजिशन की तरह बुराइयां ही करनी है आपने दूसरी टीम की, और अपनी टीम की तारीफें करनी है। ये वाली सिचुएशन होती है थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। अब हुक्स से आपने ड्रामेटिक कर दिया, और उसके बाद ट्रांजिशन से आप अपनी डायरेक्शन, अपने जो मेन थीसिस स्टेटमेंट उसकी तरफ लेकर आए। अब एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये। जैसे ये है, डज एजुकेशन लेवल इम्पैक्ट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म हैज बीन पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर मोर देन 20 सेंचुरीज। अब बंदा सोचेगा
टेररिज्म तो रिसेंट चीज नहीं है, मतलब 20 सदियों से है वो दुनिया में, इसको पढ़ के बंदा इंगेज होगा। ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम द रेट ऑफ टेररिस्ट इवेंट्स हैव इंक्रीज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो अब ये भी सोचेगा कि भाई दुनिया में तो बढ़े जा रहे हैं, तो अब क्या होगा। वो मतलब यहाँ से हमने रीडर को हुक कर दिया है अपने ऐसे की तरफ। ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ पूरा, इसके अंदर हमने हुक कर दिया अपने रीडर को। Researchers are trying to find reasons for people to become a terrorist. Few of those researches focus on impact education has on a person becoming a terrorist. Different researches have different results. अब हमने इससे क्या किया, हमने वो जो लिखा कि दुनिया में फैले जा रहा है, लेकिन हमने साथ साथ फौरन एकदम एक टॉपिक को किस तरह से खींचा, हमने कहा कि रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वजह है लोगों की टेररिस्ट बनने की, और साथ साथ हमने ये कह दिया डिफरेंट रिसर्चेस हैव डिफरेंट रिजल्ट्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, डिफरेंट रिसर्चेस हैव डिफरेंट रिजल्ट्स। इससे अगली लाइन में हमारा थीसिस स्टेटमेंट आएगा। अगर हम इस स्टेटमेंट के विद होंगे तो हम लोग लिखेंगे कि एजुकेशन डज इम्पैक्ट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, और अगर हम क्या कहते हैं अगेंस्ट होंगे तो लिखेंगे एजुकेशन के अलावा और चीजें बहुत सारी होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं टेररिज्म को एज कंपेयर टू एजुकेशन। अब देखिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, few of them have given results that no matter what education level a person has, it's other factors that impact more the person going in direction to become a terrorist। मतलब हमने यहाँ पर अगेंस्ट स्टांस लिया है कि हम अब एजुकेशन लेवल चाहे बंदे का कोई भी हो, भले ही वो पीएचडी क्यों ना की हुई हो, उसने वो टेररिस्ट बनना चाहेगा तो बन जाएगा। उसको अलग रीजंस ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो टेररिस्ट बनता है, या वो पढ़ा लिखा अनपढ़ हो या पीएचडी भी की हुई हो, उससे कोई परवाह नहीं। हमने यहाँ पे ये स्टांस लिया है। हम दूसरा स्टांस भी ले सकते थे कि यस एजुकेशन डज इम्पैक्ट द लेवल ऑफ एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। इस तरह से करके हम एक स्टांस ले लेते तो भी हमारा सारा का सारा ऐसे हो जाता है जैसे हम एजुकेशन की वजह से ही सिर्फ टेररिस्ट बने हुए हैं। लेकिन अब हमने ये स्टांस क्या लिया है कि एजुकेशन की वजह से टेररिस्ट नहीं बनते, दूसरे एजुकेशन से थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट दूसरे रीजंस की वजह से होता है। अब हम लोग सारा का सारा ऐसे दूसरे रीजंस की तरफ जाएंगे जो कि एजुकेशन से ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, अगर हमने ये अगेंस्ट स्टांस लिया है। अब आते हैं हम अगले पोर्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन के बाद आती है बॉडी। अब बॉडी के जरूरी नहीं है कि एक ही पैराग्राफ हो, इट कैन बी 4 पैराग्राफ्स, इट कैन बी 5 पैराग्राफ्स, इट कैन बी एज बिग एज 15 पैराग्राफ्स। अब डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा ऐसे लिख रहे हो। मेन हिस्सा सारा का सारा बॉडी के अंदर होता है, लेकिन बॉडी के अंदर भी हम लोग हमेशा 5 चीजों को फॉलो करते हैं। यूनिटी, यूनिटी क्या है कि सारा का सारा ऐसे एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, ये ना हो एक अगेंस्ट हो एक प्रो हो। आपने जो डायरेक्शन चूज करनी है वो ही ऑर्डर हो। ऑर्डर क्या मतलब, आपने एक बात को कंप्लीट किया उसके बाद दूसरी बात पे मूव करना है, दूसरी बात को कंप्लीट किया फिर आपने थर्ड बात पे मुड़ना है। ऐसा ना हो कि आप पहली बात करो फिर दूसरी बात करो फिर तीसरी फिर दूसरी बात पे आ जाओ फिर पहली बात पे आ जाओ फिर तीसरी बात पे चले जाओ फिर पहली बात पे आ जाओ। इस तरह से जंपिंग नहीं करनी है, आपने एक बात को करना है उसको मुकम्मल करना है, देन मूव ऑन। मतलब राइट कंप्लीट एंड मूव ऑन, ये स्टेप होना चाहिए आपने। थिंक राइट कंप्लीट एंड मूव ऑन। अगली चीज क्या है, ब्रेविटी या कंसाइसनेस। आपने ऐसा नहीं है कि एक चीज को पकड़ लिया आप आने उसके ऊपर आप पूरे पूरे 10 पैराग्राफ लिख दे, नहीं। हमने एक टॉपिक को छेड़ा, उसके बारे में कंसाइज इंफॉर्मेशन आपने दी हमें एंड उसको कंक्लूड किया, देन मूव ऑन। इसका स्टाइल सिंपल डायरेक्ट और क्लियर होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंग्लिश की वोकैब यूज की हुई हो कि रीडर समझ ही ना पाए, और जो भी सेंटेंस आप बनाएं वो ऐसा हो कि रीडर को लगे कि ये जबरदस्ती इधर नहीं घुसाया गया लफ्ज, ये नेचुरली इधर आ रहा है। पर्सनल टच, पर्सनल टच से क्या मुराद है, हर राइटर का अपना स्टाइल होता है जो वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। अब शेक्सपियर के आप नॉवल पढ़ें तो उसकी अलग आइडेंटिटी होगी, अब आप हैरी पॉटर के नॉवेल्स पढ़ें तो उसके राइटर की एक अलग आइडेंटिटी है, आप लॉर्ड्स ऑफ द रिंग पढ़ें उनकी अलग आइडेंटिटी। मतलब उस हैरी पॉटर के अलावा आप दूसरी बुक्स भी पढ़ेंगे ना तो सेम ही स्टाइल होगा राइटर का, एक पता लग जाएगा कि किस राइटर ने लिखी हुई है ये। हर राइटर का एक अपना पर्सनल टच होना चाहिए जो उसकी आइडेंटिटी प्रूव करे। अब इस सब के साथ साथ आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा
पढ़े लिखे लोगों के लिए लिख रहे हो, अगर पढ़े लिखे लोगों के लिए लिख रहे हो तो उनको चाहिए होता है एविडेंस। उनको सिर्फ बात कह देना काफी नहीं होता, उनको एविडेंस चाहिए होता, तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको प्रोवाइड करोगे। अगर अपने किसी बच्चों के लिए ऐसे लिख रहे हो तो आप इमेजिनरी वर्डिंग में लिखोगे, आप उनको लिखोगे कि दुनिया बहुत अच्छी है, बड़ी सिंपल इंग्लिश में लिखोगे आप उनको इंगेज करोगे, आप उनके हिसाब से वर्ड लिखोगे। अगर बड़े मुश्किल लफ्ज लिख दिए आपने तो वो समझ नहीं पाएंगे, उनको समझ आना चाहिए, आपके रीडर को समझ चाहिए जो आपकी टारगेट ऑडियंस हो उनको। बॉडी के ना 3 चीजें होती हैं, टॉपिक सेंटेंस के पैराग्राफ किस चीज के बारे में होगा, उसके बाद डिटेल सेंटेंस जो आपने टॉपिक सेंटेंस चूज किया उसकी मजीद डिटेल्स, एंड आखिर में आप उसी जगह कंक्लूड कर देते हो इन पूरे पैराग्राफ को ट्रांजिशनल सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंस भी कहते हैं। ट्रांजिशनल क्यों कि आप इसके बाद आप दूसरे अगले पैराग्राफ में किस चीज का जिक्र करोगे, इसलिए ट्रांजिशनल सेंटेंस यूज हो रहा है। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, द सोशियो इकोनॉमिक एडवर्सिटी कंबाइंड विद पॉलिटिकल चैलेंजेस वर बाउंड टू हैव डेट्रिमेंटल इम्पैक्ट ऑन साइकी ऑफ द एवरेज पाकिस्तानी। हमने ऊपर क्या लिख दिया है कि साइकी के ऊपर एडवर्सिटी की वजह से और पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होता है, हमने ये पूरा वो लिख दिया। अब अगले हम उसके ना मजीद डिटेल क्या दे रहे हैं, a terrorist adopts a dichotomous way of identifying their victims, the black and white, so that I am good and you are evil with no intermediary shades of grey। उन्होंने उसको मैंने डिटेल किया कि उसकी साइकी जो होती है वो ये होती है, उसे परवाह नहीं है कोई हबशी है, कोई गोरा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, उसे जब आप मारना है तो मारना है वो। देयर इज नो शेड्स ऑफ ग्रे। शेड्स ऑफ ग्रे का मतलब क्या है, मतलब इट्स इधर ब्लैक और इधर वाइट, मतलब कोई शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है, या तो अच्छी तरह बुरा है वो या अच्छी तरह अच्छा है वो, कोई भी दरमियाना रास्ता वो चूज नहीं करते, या तो मार देंगे या बख्श देंगे, वो जख्मी नहीं करेंगे। This thinking leaves no doubt in their mind and they find it easier to kill their opponents। अब वो किस तरह से उनके माइंड के अंदर ये बात मारने से नहीं रोकती उनको, कि उनको जब पता है कि हमने वो ही नहीं करनी, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं करनी किसी से भी, जो बंदा होगा मार देंगे, तो उनको परवाह ही नहीं है। वो होता है ना कभी कभार कि अगर ज्यादा वो प्रो थिंकिंग ये होती है, उनको इंसानियत की वजह से नहीं, वो किसी तबके को मारना चाह रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं हमने सिर्फ अंग्रेजों को मारना है, यहाँ पर जो ये पाकिस्तानी है इनको बचाना है, इनको नहीं मारना। तो वो धमाका वहां पर सोच समझ के करेंगे, जगह पे लगाएंगे ऐसी जगह जहां पे पाकिस्तानी बच जाए और अंग्रेज मर जाए, या अंग्रेज लगा रहे तो वो पाकिस्तानी को टारगेट कर। जो असल टेररिस्ट होगा उसे परवाह ही नहीं है कि कौन सी किधर है बंदा, उसे बॉम्ब लगाना है, पाकिस्तानी बने अंग्रेज बने उसे कोई परवाह नहीं, उसे मार देना है, तो उसे वो सोचेगा ही नहीं कुछ, उसने बस मारना है। with little or no sense of remorse and guilt। अब रिमोर्स एंड गिल्ट पे हम खत्म कर रहे हैं ये कंक्लूडिंग या ट्रांजिशन सेंटेंस, तो मतलब अगला पैराग्राफ हमेशा रिमोर्स एंड गिल्ट के ही ऊपर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको कंक्लूड किया है। इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक टॉपिक से आप दूसरे टॉपिक पे किस तरह से जा रहे हैं। और अब पता लग गया ये टॉपिक सेंटेंस है, ये हमारा डिटेल सेंटेंस है, एंड ये वाला आखिरी वाला पोर्शन येलो वाला हमारा ट्रांजिशन या कंक्लूडिंग सेंटेंस है। कंक्लूजन, a conclusion that summarizes the content and finding of a essay। ये तीसरा हिस्सा होता है, बिल्कुल एंड के अंदर लिखा जाता है, और इसको स्टार्ट हम इस तरह से करते हैं नॉर्मली, टू कंक्लूड दिस, टू समराइज ऑल द डेटा, या इस तरह से लिखते हैं टू कम टू दी एंड, इस तरह से करके आप इसको कंक्लूड करते हो हमेशा, ताकि रीडर को पता लग जाए कि अब खत्म होने वाला ये आखिरी पैराग्राफ है, वो अपनी एक्साइटमेंट लेवल को एक दफा फोकस कर ले। कंक्लूजन का मेन पर्पस क्या होता है कि रीडर को इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी, अब उसको एक दफा एक छोटा सा रिकैप करवा रहे हैं हम कि हाँ भाई आपने ये सब पढ़ा हुआ इस ऐसे के अंदर, अब आप किस तरह से एंडिंग कर रहे हैं। हमने अब एंड होने वाला, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये आपने ये कुछ पढ़ा था तो भूल ना जाना। अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, समरी स्टेटमेंट इन्फोसिस द थीसिस स्टेटमेंट, और क्लिंचर लास्ट चांस टू कनेक्ट टू रीडर। क्लिंचर क्या होता है, ऐसी चीज छोड़ देना आप अपने ऐसे के अंदर जिसकी वजह से वो इंगेज हो जाए आपके ऐसे के साथ, मतलब वो कहे कि क्या भाई अब मुझे इसका अगला हिस्सा ही पढ़ना है। कभी कभार होता है ना पार्ट 1 ऑफ ऐसे, पार्ट 2 ऑफ ऐसे, या कभी कभार आपने ऐसे एक दफा अगेंस्ट आपने डायरेक्शन चूज कर ली ऐसे की, दूसरी दफा आप विद करोगे चूज, तो जब विद चूज करोगे
तो आप चाहोगे कि वो भी आपने ही लिखा हुआ, आप ही का ऐसे बिके। मैं आगे जाके समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पर क्या है, समरी स्टेटमेंट फर्स्ट वाली। By understanding, appreciating, and addressing the psychological factors contributing to terrorism in Pakistan, one may find long-lasting solution to the fallout on Pakistan's war against terror. यहाँ पर आकर हमने अब ये आप कह रहे होंगे यहाँ पर टू कंक्लूड क्यों लिखा हुआ, क्योंकि कंक्लूडिंग का जहां से मैंने ये ऐसे पिक किया है, वहां पर कंक्लूजन के ऊपर हेडिंग दी हुई थी। नॉर्मली हेडिंग नहीं देते होते ऐसे के अंदर, लेकिन हेडिंग वाला भी ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके पास। तो जब हेडिंग आपने दे दी तब आप सीधा सीधा शुरू कर दें जैसे इन्होंने किया हुआ है। अब पूरा पूरा जो उन्होंने समरी स्टेटमेंट, जो हमने थीसिस स्टेटमेंट हमने चूज किया था कि हम लोग सोल्यूशन फाइंड करेंगे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का, तो वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। दरमियान वाला हिस्सा जो है वो सारा का सारा हमने जो ऐसे के अंदर डिस्कस किए चीजें उनको फोकस कर रहा है, रिकैप कर रहा है, रिवाइंड करवा रहा है। अब एंड के अंदर जो क्लिंचर है उस पर आते हैं। These psychological detriments, however, are markedly different than terrorist activities in Western countries. ये क्या कह रहा है भाई? वो ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह के बिहेवियर है टेररिस्ट का और एशियन कंट्रीज में, लेकिन वेस्ट के अंदर अलग ही बिहेवियर है। मतलब अब आपको सोचने मजबूर कर रहा है कि भाई वेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है भाई। अब मुझे वेस्ट का भी ऐसे पढ़ना है। हमने पाकिस्तान का तो पढ़ लिया, अब हमने वेस्ट का भी पढ़ना है। अब सेम राइटर ने आपको दूसरा ऐसे भी भेज दिया अपना, जो उसने वेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है। अब वो आखिर में क्या कह रहा है, where it seems that a different set of psychological rules apply। मतलब वो कह रहा है कि उनकी थिंकिंग ही अलग है। जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है उनकी थिंकिंग अलग है, और जो वेस्ट में टेररिस्ट है उनकी थिंकिंग ही अलग है। तो वो उनकी थिंकिंग क्या अलग है, अब आप लोग सोच रहे हो। अब आप उनका दूसरा ऐसे जाके खरीदोगे, ये सिचुएशन है सारी की सारी। तो ये हमने तीनों पोर्शन कर लिया ऐसे के, इंट्रोडक्शन और बॉडी एंड फाइनली कंक्लूजन। अब जब हमने तीनों चीजें लिख ली, हम उसके बाद करते हैं रिवीजन। रिवीजन में क्या होता है, हम लोग छोटी मोटी चेंजेस करते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे का सही करते हैं कि सीक्वेंस सही है या नहीं। अब तीन हिस्से आती हैं इसमें, क्लैरिटी के ऐसे लॉजिकली रिटर्न है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर मुश्किल लफ्ज हैं कहीं पर आसान लफ्ज हैं, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। यूनिटी, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे का पोर्शन किसी और डायरेक्शन में चला गया हो, जहां पर हमने फोकस किया होता वो फोकस से हट गया हो। और उसके बाद अगली चीज है कोहेरेंस, कि आइडिया स्मूथली फ्लो करें या नहीं। स्मूथली फ्लो से क्या मुराद है, क्या रीडर जो उसको पढ़ेगा उसको कैप्चर कर पाएगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चीज वो मिस कर रहा हो, कोई चीज समझ ना पा रहा हो, या उसे लग रहा हो कि जबरदस्ती ये इंफॉर्मेशन इधर आई हुई है। तो आइडियाज रीडर के लिए स्मूथली फ्लो करना चाहिए। अगली चीज होती है प्रूफ रीडिंग। अब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक सही करोगे, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग, इंडेंटेशन, वर्ड चॉइस, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड करेक्ट टेंसेस, ये सारी चीजें आप प्रूफ रीड करोगे प्रूफ रीडिंग वाले पोर्शन में। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेस। नैरेटिव होता है, नैरेटिव पे आते हैं, टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रियल लाइफ इवेंट। अब नैरेटिव हमेशा कोई ना कोई रियल लाइफ इवेंट को जिक्र कर रहा होता है। थिंक एंड राइट अबाउट वन सेल्फ। आप कोई रियल लाइफ इवेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो या अपने बारे में लिख रहे हो। जैसे अगर आप हॉबी आपका टॉपिक है तो आप अपनी हॉबीज लिखोगे, आप दुनिया की हॉबीज नहीं लिखोगे। आप बेस्ट फ्रेंड का लिखोगे तो अपने बेस्ट फ्रेंड का लिखोगे, आप किसी और के बेस्ट फ्रेंड का नहीं लिखोगे। नैरेटिव के अंदर आप अपने ही फोकस होता है। और ये वाली लास्ट लाइन जो है, शुड थिंक ऑफ रीडर वाइल राइटिंग, के रीडर कौन होगा आपका। आपका कोई बहुत ज्यादा ज़हीन बंदा होगा, रिसर्च करने वाला बंदा होगा, किस तरह का बंदा होगा। अगर वो आर्टिस्टिक है तो आपने ऐसे आर्टिस्टिक करके लिखना है। अगर वो बच्चा है तो बच्चों की लैंग्वेज में लिखना है। अगर वो बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बंदा है तो रिसर्च एविडेंस के साथ आपने ऐसे लिखना है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आप नाउन की तरह इसको डिस्क्राइब करते हो। आप पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवन अ मेमोरी। पर्सन अलामा इकबाल पे ऐसे लिख लो, प्लेस आप ताजमहल के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट आप टेबल, कुर्सी, इवन बेड, किसी भी चीज के ऊपर लिख रहे हो, या लैपटॉप के ऊपर लिख रहे हो, कंप्यूटर के ऊपर लिख रहे हो, मोबाइल के ऊपर लिख रहे हो, किसी भी चीज के ऊपर लिख रहे हो, तो आप डिस्क्राइब करोगे उसके अंदर। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर हॉबी भी आ सकती है। अब हॉबी किस तरह से आएगी, आपने हॉबी अपनी हॉबी लिखनी है। आपने नॉर्मल लोगों की क्या हॉबीज हैं, नॉर्मल लोगों की ये हॉबीज हैं, वो गार्डनिंग करते हैं या कॉइन कलेक्शन करते हैं या स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। कोई ना कोई इनकी हॉबी का आप जिक्र करोगे। अब राइटर ट्राइज टू पेंट अ पिक्चर विद वर्ड्स।
अब कलरफुल सीनरी डिटेल्स, आप कुर्सी का बता रहे हो तो आप ये बताओगे वर्ड्स के थ्रू कि कुर्सी दिखती कैसे, जो रीडर इसको रीड कर रहा होगा उसको आइडिया होना चाहिए कि कुर्सी किस तरह की दिखती है, इवन उसने कभी देखी ना हो तब भी वो इमेजिन कर सके कुर्सी क्या चीज है। और ट्राइज टू एक्सप्लेन डीपर मीनिंग, इसका मतलब क्या है कि आप जो चीज आप जिक्र कर रहे हो उसमें आप मजीद डिटेल लेकर आ रहे हो। आप कुर्सी कभी समझा दोगे, अगर आप वो लैपटॉप के ऊपर है, जिसने लैपटॉप कभी सुना नहीं है क्या होता है, वो पढ़ने के बाद समझ पाएगा कि लैपटॉप क्या चीज है। अगला होता है एक्सपोजिटरी है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप फैक्ट्स, स्टैट्स और एग्जांपल्स के साथ आप अपने टॉपिक को फोकस करते हो। अब तीन तरह के होते हैं ये, कॉज एंड इफेक्ट, एक चीज की वजह से दूसरी चीज पे इम्पैक्ट, एजुकेशन की वजह से टेररिज्म पे इम्पैक्ट, या फेमिनिज्म की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट पे इम्पैक्ट, या उसके अलावा आप आ जाओ महंगाई की वजह से गरीबों को नुकसान, या जॉब क्रिएशन की वजह से यूथ को फायदा। मतलब कोई ना कोई कॉज की वजह से इफेक्ट जो हो रहा है उसके वो फोकस, कोविड की वजह से दुनिया को नुकसान, आप और उसके साथ आप उसके फैक्ट्स, स्टैट्स सब कुछ प्रोड्यूस करते हो। दूसरा ऐसे के टाइप क्या होती है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। कंपैरिजन किस चीज का, दो चीजों का, पीटीआई और नून लीग का आप कंपैरिजन कर लो, उसके अलावा आप डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी के ऊपर कंपैरिजन कर लो, आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हो दो चीजों का। एंड आखिरी में हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड, ये है, आप फैक्ट्स एंड स्टैट्स यूज करोगे। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक, आपने मतलब हाउ टू के ऊपर फोकस किया हुआ है कि कैसे आप हाउ टू इस चीज से हल कैसे निकालोगे आप, ये सारे एक्सपोजिटरी के अंदर आते हैं। और नॉर्मली डिबेट कंपटीशन जो होते हैं वो एक्सपोजिटरी के ऊपर ही फोकस होते हैं, अनलेस आपका टॉपिक किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे रिलीजियस हो, जैसे वो होते हैं सारे रिफ्लेक्टिव के अंदर। अब रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के ऊपर होता है, अब किसी की हैबिट्स और क्वालिटीज के ऊपर हो, सोशल, पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक हो, फिलोसॉफिकल हो या रिलीजियस हो। रिलीजियस किस तरह से हो सकते हैं, आप रिलीजन डिस्कस कर रहे हो, आप एक तबके का दूसरे तबके से डिस्कशन हो रही हो, अब डिबेट हो रही हो, तो इस तरह के ऐसे भी सारे के सारे रिफ्लेक्टिव में आते हैं। और अब एक तबका का ये बिहेवियर है कि किस तरह से नमाज पढ़ते हैं, दूसरा तबका किस तरह से पढ़ता है नमाज, तो दोनों में डिस्कशन चल रही हो, उसके ऊपर ऐसे आप लिख दें तो वो रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है। और ये एक्सपोजिटरी क्यों नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें मौजूद इस तरह के नहीं है कि आप डेटा कलेक्शन कहीं से कर सकें, ये पुरानी बातें हैं सारी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बातें हैं और कुरान में भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम लोग कोई न्यू चीज नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यू चीज हमारे पास नहीं आ रही, इसलिए ये रिफ्लेक्टिव में चला जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक बन जाता है। इमेजिनेटिव, आखिरी टाइप क्या है ऐसे कि इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव क्या होता है, ये ऐसे हमेशा फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है। अनरियलिस्टिक सिनेरियो, अनरियलिस्टिक सिनेरियो का क्या मतलब, इफ आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, शायद चलो ये बन सकते हो आप में से कोई ना कोई बन जाए प्रेसिडेंट, चलो एक और करते हैं, इफ आई वाज बोर्न 2000 years into future, अनरियलिस्टिक है। इफ आई वाज बोर्न 2000 years ago, अनरियलिस्टिक है। इफ आई वाज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, अनरियलिस्टिक है। या इफ आई हैड सुपर पावर्स, इफ आई वाज इन अ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इस तरह से करके आप अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक सिनेरियोस को जिक्र कर रहे हो। फिक्शन, फिक्शन क्या होता है, नॉट रियल। नॉन फिक्शन होता है रियल, फिक्शन होता है नॉट रियल। और नो नॉट रियल एक्सपीरियंसेस, मतलब इमेजिनेशन की वजह से हैं सारे के सारे, कोई भी रियल एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब इफ आई लिव्ड ऑन मार्स, ये वाला आपका इमेजिनेशन की वजह से है। मोस्ट प्रोबेबली शायद मार्स पे जाए इंसान जब जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी टाइम है, तो नॉट रियल एक्सपीरियंस आप इमेजिनेशन की वजह से सारा का सारा लिखते हो। और आज ही हमारे इसके साथ कंप्लीट होता है लेक्चर, एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपको समझ आ जाए, कोई क्वेश्चंस हो फील फ्री टू आस्क मी। ऑल द बेस्ट।